हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज आपके सामने नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब हमारे पास एक चार्ज रिंग होती है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसमें बहुत सारे स्पेशल केसेस बनते हैं कि जब सेमी सर्कुलर रिंग होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/4 ऑफ द रिंग है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट की जाएगी, या फिर डिफरेंट एंगल्स आपको दिए गए हैं, दो डिफरेंट एंगल्स दिए गए हैं θ1 θ2, तो उनका क्या रिजल्ट्स होते हैं वो सारे आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। लेक्चर थोड़ा लंबा जाना वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना यार। स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिख लीजिए, चार्ज रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। चार्ज्ड रिंग, तो शुरुआत हम रिंग से करेंगे, फिर इसके आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इसके और स्पेशल केसेस देखते जाएंगे। चलिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है स्कूल लेवल में, तो ये टीचर आपसे पूछता है कि इसको ड्राइव करो। चलिए, हम भी अपने लेवल पे इसको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। तो क्या कहता है कि हमारे पास एक ये चार्ज रिंग है, इस तरह से मैंने एक रिंग बना लिया, ये एक है चार्ज रिंग, ठीक। और इस रिंग का सेंटर यहां कहीं है। इस रिंग के परपेंडिकुलर ये जो प्लेन ऑफ द रिंग है ये ऐसा है, रिंग ऐसा है। सो प्लेन ऑफ द रिंग है परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड एंड वी नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट विच इज परपेंडिकुलर, ठीक है। इस तरह से ये रिंग का प्लेन है और उसके सामने सेंटर के सामने कोई P पॉइंट है, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग के कारण कैलकुलेट करना है। कर लेंगे जी। इसका बारे में आपको पता है कि लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है और टोटल चार्ज इस पे कितना है, Q है। Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ पड़ा है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि अगर हमें P पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो अप्रोच यही रहेगी कि हम छोटा सा टुकड़ा यहां कंसीडर करते हैं रिंग का, और इस छोटे से टुकड़े से मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है dl, और इस पे चार्ज कितना है dq। स्मॉल लेंथ डिफरेंशियल एलिमेंट है ना, डिफरेंशियल लेंथ डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ चार्ज, तो dq है स्मॉल छोटा सा चार्ज। ये जो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब इस चार्ज ने यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई P पॉइंट पे, तो ऐसा हम सीखेंगे। लेट्स से ये है डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। इनके भी नाम लिख लेते हैं। इसको लिख लो, रेडियस जो है वो a है, ये x है, और इसको बेटा r लिख लो। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से r को क्या लिखा जा सकता है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखनी है इस पॉइंट चार्ज के कारण। कितनी दूरी पर है ये, r डिस्टेंस की दूरी पर। सो द छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू छोटा सा चार्ज, क्या लिखेंगे, k स्मॉल q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। r स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, k डिफरेंशियल चार्ज डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्या क्या बातें यहां पर हम देख सकते हैं। अब जो मेरे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, लैम्डा को क्या लिखा जा सकता है, छोटा वाला चार्ज डिवाइडेड बाय छोटी वाली लेंथ। तो यहां से डेल्टा Q कैन बी रिटन एज लैम्डा dl, ऐसे लिखा जाएगा लैम्डा dl, ठीक। तो dq की जगह आप इस टर्म को यूज कर सकते हैं, ये वाली टर्म को यूज कर सकते हैं। देयरफॉर ये जो छोटी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी ना, फिर वो कितनी बन जाएगी, k लैम्डा dl डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऐसा बन जाएगा। और देखो, और इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं ना।
आपको चार्ज पता लग गया, या आप अगर आप चार्ज ना भी लिखें तो भी बात बन जाएगी। चलो हम चार्ज को नहीं लिखते यहां पर, इसको एज इट इज ही रहने देते हैं, चार्ज की टर्म में ही आंसर ले आते हैं। तो इसको डी क्यू लिख दिया मैंने, सिंपल ना, लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन चार्ज की टर्म में भी हम आंसर ला सकते हैं। लास्ट पे करेंगे, ये वाले रिजल्ट को लास्ट में यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर लिख लो, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये होगी छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर। अब ये जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों एक्सिस के लॉन्ग रिजॉल्व हो सकती है ना, ये भी एंगल थीटा होगा, इसका एक कंपोनेंट तो इधर चला गया डीई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट बेटा वाई एक्सिस के लॉन्ग डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया, उसको क्या लिखेंगे, डीई साइन ऑफ थीटा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बात सिखाई थी। अब इस पॉइंट के सिमेट्रिकली ये वाला पॉइंट होगा, है ना, ये वाला टुकड़ा होगा, इसका भी चार्ज कितना होगा, dq होगा, इसके कारण भी यहां पर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, कितनी बनेगी, de बनेगी। देखो ये जो ये चीज यहां पर प्रेजेंट कर रहा है, सेम ये वाला टुकड़ा ऑफ चार्ज यहां पर सेम सिचुएशन को प्रेजेंट करेगा, है ना। तो जब ये ऐसा प्रेजेंट करेगा, तो मैंने आपको कल भी सिखाया था कि ये हो गया डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा डीई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में जाके डीई साइन ऑफ थीटा, इस तरह से लिखा जाएगा। अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होंगे वो तो हो जाएंगे कैंसिल आउट, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट ये होंगे कैंसिल आउट, है ना, ये कैंसिल आउट हो गए। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ड्यू टू दिस रिंग, ड्यू टू दिस चार्ज रिंग एट ए पॉइंट P विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर, वो किसका इंटीग्रेशन होगा, सिर्फ dE cos थीटा का ही इंटीग्रेशन होगा। मतलब इस रिंग के कारण इस पर्टिकुलर P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स सिर्फ x एक्सिस के लॉन्ग होगी, y कंपोनेंट की वैल्यू 0 होगी ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है, सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस ऑफ थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। डीई की वैल्यू कितनी बेटा, तो मैं ई अब ऐसे लिख रहा हूं, डीई की वैल्यू कितनी है, वैल्यू पुट करते हैं, के डिफरेंशियल चार्ज डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया। और क्या है, कॉस ऑफ थीटा। यार कॉस ऑफ थीटा का क्या वैल्यू लिखा जा सकता है ना, कॉस थीटा को अगर रिमूव करना हो इस ट्राइंगल से, कॉस थीटा क्या लिखा जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स अपॉन आर लिखा जाएगा, वेयर वी कैन राइट कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेट मी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, वी विल गेट ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू डिवाइडेड बाय, देखो यहां इसकी पावर कितनी है 1, यहां पावर कितनी है ए स्क्वायर प्लस की हाफ, 1 प्लस हाफ 3/2 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट टर्म्स बाहर लिख लेते हैं, याद रहे एक्स यहां पर कांस्टेंट है क्योंकि यहां सी और पी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, तो x कांस्टेंट है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन कितना किसका होगा, डी क्यू का इंटीग्रेशन होगा, इस तरह से डी क्यू का इंटीग्रेशन होगा। तो ये छोटा 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 चार्ज जब मैं इकट्ठा करूंगा इंटीग्रेशन से, तो ये मुझे क्या देगा, टोटल चार्ज। क्या देगा बेटा, ये टोटल चार्ज, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल चार्ज इज इक्वल टू टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द रिंग। रिंग के ऊपर जितना भी चार्ज है कैपिटल क्यू, वो सारा लिखा जाएगा। सो हमारे पास फाइनल टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्योरली अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। ये आपके पास बड़ा अच्छा सा रिजल्ट आ गया। ठीक है, इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे। अब इस रिजल्ट को अप्रिशिएट करना है कि P पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली, ये आ गई,
सेंटर पे कितनी होगी, इन्फिनिटी पे कितनी होगी, मैक्सिमम कहाँ पे होगी, सारी बातें, बहुत लंबा ये रिजल्ट होता है, तो सारी बातें हम यहाँ पर आज सीखेंगे। ठीक है, अब लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। सेंटर पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो आप देखो कि सेंटर पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो x को मैं यहाँ पर 0 पुट कर दूंगा तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे मिल जाएगी। जब मैं x को 0 पुट करता हूं, यहाँ पर 0 पुट करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इन दिस सिचुएशन इज 0। ये हो गया केस, है ना। दूसरा स्पेशल क्या है कि इन्फिनिटी पे कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इन्फिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे क्या चीज इंक्रीज हो रही है कि x कहां अप्रोच कर रहा है, या तो प्लस इन्फिनिटी, या x कहां अप्रोच कर रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी पे, कि x बहुत दूर है, p पॉइंट इन्फिनिटी पे है। तो ऐसी सिचुएशन में x की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है और a की वैल्यू जो रेडियस था वो छोटी ही रह जाती है। तो हम यहां पर ये सीख सकते हैं कि छोटी वैल्यू डिवाइडेड बाय बड़ी वैल्यू, ये किसको अप्रोच करेगा, फिर 0 को अप्रोच करेगा। ठीक, सिमिलरली ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, कि छोटी वाली वैल्यू जब बड़ी वाली वैल्यू से डिवाइड होगी तो वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 लिखा जा सकता है। तो इसी रिजल्ट को मैं यूज कर रहा हूं, E इज इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय, मुझे ऐसा बनाना है यहाँ डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बनाना है। तो मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर, इसकी पावर बेटा 3/2 और ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 3/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ x की पावर 3 बची और ये टर्म क्या हो गई, ये देखो 0, ये टर्म 0 होगी, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, 1 की पावर 3/2, ये 1 ही रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाला है, के क्यू, एक x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ क्यूब है, कैंसिल करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सो at infinity the ring is behaving as a point charge for the electric field which is produced at infinity, कि अगर p पॉइंट इंफिनिटी पे चला जाता है तो इस रिंग के कारण जो इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो ये बनेगा, E is equal to k q upon x square which is nothing but the expression of electric field for a point charge। मतलब कि जो रिंग है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करना शुरू हो गया है। ओके, ये सिचुएशंस थी। अब हमें देखना है कि यहां पर तो यार 0 वैल्यू आई सेंटर पे, इन्फिनिटी पे जाके ये वैल्यू आई, तो इन्फिनिटी और 0 के बीच एक ऐसा x होगा, x की एक ऐसी वैल्यू होगी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, है ना। 0 से कुछ एक वैल्यू तक गया है तो चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड x की किस वैल्यू पे होगा। फिर से सुनिए, क्या चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस वैल्यू, x की किस वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो हमें दोनों चीजें बतानी है, x की वैल्यू भी बतानी है और उस x की वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताना है। चलिए तो अब सीखते हैं उसको कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हेडिंग आप लिख लीजिए, टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रिजल्ट हमारे काम आने वाला है, तो इस रिजल्ट को हम यहीं रखते हैं। कैसे करते हैं आपको याद हो अगर तो, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा होता है हमने 11th क्लास के मैथमेटिकल टूल्स वाले चैप्टर में। तो आज मैक्सिमा मिनिमा का यहां पर जरूरत पड़ने वाला है हमें। सो कौन सा स्पेशल केस है, टू कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। तो इसका करने का क्या अप्रोच होगा बेटा, इसको सॉल्व करने का अप्रोच है कि हम मैक्सिमा मिनिमा डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे ये, और इसको पुट कर देंगे 0।
जब इस ई की डिफरेंशिएशन को 0 पुट करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यूज मिलेंगी कि एक्स की किस वैल्यू पे ई की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी। चलिए, तो अब इसको डिफरेंशिएट करना हमें आना चाहिए। ई का वैल्यू लिख लेते हैं। ई का वैल्यू है के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इस तरह से इक्वल्स टू 0। के और क्यू कांस्टेंट टर्म्स हैं, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, फिर इसका हो रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, ये जो के और क्यू यहां पर आ गए है ना, तो ये इधर चले जाएंगे 0 के डिनोमिनेटर में, तो राइट हैंड साइड वाली टर्म अगेन 0 ही रहेगी। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो डिवीजन वाला रूल अप्लाई करेंगे हम। तो डिवीजन वाला जब रूल अप्लाई करते हैं तो क्या लिखा जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन हो गई 1, एक्स की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगी, है ना। और फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, फिर लिखा जाएगा माइनस, ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 3/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, फिर एक्स स्क्वायर ये जो है इसकी अगेन डिफरेंशिएशन होगी 2x, ऐसे इस तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 था डिनोमिनेटर, उसका स्क्वायर, और ये सारी टर्म इक्वल्स टू 0। 0 के होने के कारण राइट साइड पे ये जो डिनोमिनेटर है 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 नेगेटिव 3/2। यहां से आप इस 2 को और इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, एक x ये है एक x ये है, तो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं आप कि 3x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 0। अब बड़े ध्यान से सीखना कि ये जो चीज है इसकी पावर है 3/2, इसकी पावर है 1/2, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1, है ना। तो अगर मैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 ही बचेगा ना यहां पर, माइनस 3x स्क्वायर, क्योंकि ये वाली टर्म भी यहां पर आ गई है, ये आ गया। अगेन ये जो टर्म है ये इधर 0 के साथ डिवीजन में जाके 0 बन जाएगा राइट साइड अगेन। तो हमारे पास अब छोटा सा एक्सप्रेशन बचा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन √2। इसका मतलब एक्स की इन दो वैल्यूज पे, एक है प्लस एक है नेगेटिव, एक्स की इन दो वैल्यूज पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। तो ये भी आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, इसको भी आप रट सकते हैं। कई बार न्यूमेरिकल्स में आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो इतनी लंबी चौड़ी डिफरेंशिएशन ना करने से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इनको याद रख लें, ए अपॉन √2। ए क्या है, रेडियस ऑफ द रिंग। ठीक है, कि एक्स की इन वैल्यूज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज मैक्सिमम होंगी, ये तो पता लग गया। ये 2 पॉइंट हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब कितनी होगी वो भी देखना है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्स की वैल्यू को यहां पर और यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता लग जाएगी। चलिए, तो उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को अब देखते हैं कि कितनी है वो। सो ई मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, तो ये है मेरे पास, के है, क्यू है,
x की जगह क्या पुट करूंगा, a बाय रूट टू, तो a बाय रूट टू ये पुट कर दिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह a बाय रूट टू, ये एक्स स्क्वायर की जगह, पावर कितनी 3/2। चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, k q a डिवाइडेड बाय, ये जो रूट टू था ये मैंने यहां लिख दिया, फिर क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू पावर 3/2 ऐसा, तो 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बन जाएगा ये, के क्यू ए डिवाइडेड बाय रूट टू 3a स्क्वायर बाय 2 पावर 3/2 ऐसा लिखा गया। अब इसको भी थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, के क्यू ए डिवाइडेड बाय रूट टू, देखो 3/2 की पावर कितनी है 3/2, तो ये ऐसे लिखी जाएगी, ऐसे 3/2 की पावर कितनी है 3 है, जो ये 2 था उसको रूट में लिख दिया मैंने, 1/2 था ना यहाँ पर, है ना, तो इसको ये रूट लिख दिया। और क्या बचा फिर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की पावर कितनी 3/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो a की पावर कितनी बची क्यूब, यहाँ कितनी पावर है 1, तो कैंसिल होके यहाँ पर कितनी पावर बचेगी 2 बचेगी, क्या लिखा जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय, अब देखो एक रूट, यहां पर 3 रूट हैं तो 2 ही रूट बचेंगे, है ना, ये कैलकुलेशंस आप अच्छे से कर सकते हैं, तो 3√3 आ जाएगा, और बेटा यहां लिखा जाएगा 2, क्योंकि 3 रूट लिखेंगे ना ऐसे, √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2, तो ये तो बन जाएगा 2, और ये √2 और ये √2 कैंसिल हो जाएंगे, तो वो मैंने 2 लिख दिया, ये 3√3 आना था, 3√3 3 वाली रूट है, और यहां से a स्क्वायर, इस 2 को मैं ऊपर लिख देता हूं, तो ये 2 चला गया यहां पर, ठीक। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वैल्यू है, इसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं कि किस तरह से वेरिएशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 से इन्फिनिटी तक, तो वो ग्राफ देख लेते हैं। वो ग्राफ ऐसा होगा बेटा कि जैसे ये सेंटर था रिंग का, यहां रिंग है, तो ये कुछ रिंग है, सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया 0, और x इज इक्वल टू प्लस a/√2 पे मैक्सिमम, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा मैक्सिमम होगा, और उसके बाद फिर ऐसे ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी होगी वो आपके सामने है, 2kq डिवाइडेड बाय 3√3 a स्क्वायर, दिस इज द E मैक्स, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, ये x जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, इस तरफ यहां कहीं x की किस वैल्यू पे नेगेटिव a/√2 पे, तो ये बेटा ऐसे आ जाएगा, टच नहीं करना चाहिए बस इस तरह से, और आप कहोगे कि ये मैक्सिमम है, ये जो पॉइंट है ये किसके लिए है E मैक्सिमम, है ना, तो यहां तो पॉजिटिव था, ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, ठीक है, तो इसलिए मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूं अगर, तो सेम लिखा जाएगा 2kq डिवाइडेड बाय 3√3 a स्क्वायर, ये ग्राफ होगा रिंग की सिचुएशन में मैक्सिमम, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस ग्राफ को याद रखिए, इस वैल्यू को याद रखिए, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई
अगर आप फाइनल रिजल्ट याद रख सकते हैं, ये वाला के क्यू एक्स, सॉरी के क्यू एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, है ना, इसको याद रखना पड़ेगा रिंग के केस में। तो इसमें x की वैल्यू, ये वाली x की वैल्यू पुट करके ये रिजल्ट अगर आपने नहीं याद रखना है तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास इस तरह से। तो ये कहानी थी रिंग की, ठीक है, रिंग की कहानी खत्म हो गई। अब नेक्स्ट जो बात आती है, नेक्स्ट बात हम करेंगे कि सेमी सर्कुलर रिंग की, कि सेमी सर्कुलर रिंग के केस में कैसे हम कैलकुलेशंस करते हैं, किस तरह की उसकी डेरिवेशन को सॉल्व किया जाता है। तो हम सेमी सर्कुलर का अब सिचुएशन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए सेमी सर्कुलर देखते हैं बेटा। तो हेडिंग लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर चार्ज्ड रिंग, है ना, पूरा अच्छे से लिखना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, ऐसे इस तरह से, ठीक। चलिए अब बना लेते हैं बेटा। ये मैंने बना ली सेमी सर्कल, कोशिश किया है सेमी सर्कल बनाने का। ये रिंग है मेरे पास, सेमी सर्कुलर रिंग, और ये कुछ इसकी सिमेट्री मैं बना रहा हूं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, है ना, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब आपसे पूछ लिया जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे कैलकुलेशन पूछ ली जा सकती है। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, कितनी होगी, है ना, या फिर सेंटर पे कैलकुलेट करो कितनी होगी। तो ये सारी बातें हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अगेन देख लेते हैं कि एक छोटा सा टुकड़ा लिया मैंने, ठीक है, छोटा सा टुकड़ा, डिफरेंशियल एलिमेंट, कितना चार्ज है इसका, dq चार्ज है ना। ये जो छोटा सा टुकड़ा है ये थीटा के बाद आया बेटा, थीटा के बाद क्या आया, d थीटा, थीटा के बाद d थीटा। जैसे लीनियर सिचुएशंस में क्या होता था, x के बाद dx आता था, है ना। अगर लीनियर सिचुएशन होती मेरे पास तो मैं ये लिखता dx, तो ये कब आता, x के बाद क्या आता, dx, लीनियर सिचुएशंस में। तो सर्कुलर सिचुएशंस में क्या होता है, थीटा के बाद d थीटा। तो ये जो d थीटा है ना, ये इस पार्ट को, रिंग के इस पार्ट को कवर कर रहा है जिसका चार्ज कितना है, dq चार्ज है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इसकी लेंथ मैं लिख रहा हूं ds, ये इसकी लेंथ कितनी है, ds, और चार्ज कितना है, dq। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी कितनी बनेगी, de। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे बेटा, है ना। एक कंपोनेंट तो x एक्सिस के साथ चला जाएगा, de cos थीटा, और एक कंपोनेंट आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, de sin थीटा, ऐसे। अब आप देखो ये सिमेट्रिकल सिचुएशन है कि इस आर्क या इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली यहां पर भी एक एलिमेंट बैठेगा, यहां पर ये वाला, ये जो एलिमेंट बैठेगा ये क्या करेगा, ये जो एलिमेंट बैठेगा ये क्या करेगा, ये भी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ऐसे डी ई, ठीक है। इस तरह से जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो इसके भी दो कंपोनेंट बैठेंगे, एक बनेगा de cos थीटा और एक बनेगा अपवर्ड डायरेक्शन में de sin थीटा। अब अगेन
ये डी ई साइन थीटा और डी ई साइन थीटा आपस को क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर रहे हैं। इसका मतलब अगेन जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है दैट इज प्योरली अलोंग द एक्स एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कैंसिल आउट हो गया। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द वाई एक्सिस इक्वल्स टू 0 बाय सिमेट्री, बाय सिमेट्री। सो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। सो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अब आने वाली है दैट इज प्योरली along x axis, along x axis होगी। चलो इतनी बातें हमें समझ ली। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी, है ना, इस छोटे से चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी। तो डीई की वैल्यू लिखते हैं। डीई की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, डीई इक्वल्स टू के छोटा सा चार्ज डिवाइडेड बाय, आप लिख सकते हैं रेडियस का स्क्वायर, है ना, इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, रेडियस का स्क्वायर, के डेल्टा क्यू या डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दैट दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड या डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज। और क्या किया जा सकता है, जब मैं लैम्डा लिखूं तो लैम्डा में क्या लिखूंगा, डी क्यू अपॉन डी एस, है ना, ये आर्क लेंथ छोटी सी कितनी है, डी एस है, तो मैं लिखूंगा डी क्यू अपॉन डी एस। तो डी क्यू का वैल्यू यहां से कितना आ गया, फिर लैम्डा डी एस इक्वल्स टू डी क्यू, ये लिखा गया। और क्या होगा, और आप देखोगे कि ये जो डी एस है, आर्क वाला फॉर्मूला लगा के डी एस को क्या लिखा जा सकता है, आर्क फॉर्मूला याद होगा आपको 11th क्लास में यूज करते थे, ये है डी एस, है ना, ये है डी थीटा और ये है बेटा आर। सो डी एस किसके बराबर होगा, डी एस इक्वल्स टू आर डी थीटा, डी एस इक्वल्स टू आर डी थीटा। देयरफॉर डी क्यू कैन बी रिटन एज लैम्डा डी एस इक्वल्स टू आर डी थीटा। सो डी क्यू की इस वैल्यू को हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज कर सकते हैं। सो वी कैन राइट द डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ कैन बी रिटन एज के लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एक आर की टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहां आर की पावर 1 है, यहां आर की पावर 2 है। सो डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के लैम्डा अपॉन आर डी थीटा, दिस इज द डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अभी हमने क्या कंक्लूड किया था कि जो भी इस सेमी सर्कुलर रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पॉइंट पे बन रही है दैट इज प्योरली अलोंग द एक्स एक्सिस। सो अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होगी तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिफरेंशियल एंड कॉस ऑफ थीटा। ऐसे डिफरेंशियल की वैल्यू पुट करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है, के लैम्डा अपॉन आर, फिर कॉस थीटा लिख दिया और फिर आप डी थीटा लिख दो। अब लिमिट्स पे बारी आ गई, थीटा कहां से कहां वेरी होना चाहिए। अब देखो ये जो पार्ट, ये जो एंगल बना, ये तो बन गया 90 डिग्री, और ये जो एंगल बना है ये भी कितना बना, 90 डिग्री। तो वेरिएशन कहां से कहां होगी, यहां से लेके यहां तक। तो इस पार्ट को आप लिखोगे -π/2 से लेके 0, फिर 0 से लेके π/2। तो इसलिए इसका वेरिएशन होगा -π/2 से लेके इस तरह से π/2 तक। चलिए, के कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, इंटीग्रेशन सिर्फ कॉस ऑफ थीटा का होना है। और कॉस ऑफ थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, कॉस ऑफ थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन ऑफ थीटा, और जब लिमिट्स पुट करते हैं ये आ गया इस तरह से, ये कल भी हमने किया था, है ना। सो के लैम्डा अपॉन आर, साइन की अपर वैल्यू साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, फिर माइनस लिखेंगे, है ना, फिर साइन का लोअर वैल्यू इस तरह से लिखा जाएगा, है ना, ये 1 पता लगा, साइन का 90 1 होता है, फिर माइनस ये साइन का लोअर वैल्यू, यह नेगेटिव और ये नेगेटिव हो जाएंगे पॉजिटिव। सो के लैम्डा अपॉन आर 1 प्लस अगेन साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
सो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 2k लैम्डा अपॉन आर। ये रिजल्ट कल हमने देखा था, लेकिन किस केस में था? यहां सेमी सर्कुलर रिंग है, सेम रिजल्ट था इनफाइनाइट स्ट्रेट चार्ज वायर का। तो याद रखें, ये जो आपके पास रिजल्ट आया है, सेम रिजल्ट किसका है? इनफाइनाइटली स्ट्रेट चार्ज वायर का। पन्ने पलटा के देखिए, कल वाले लेक्चर में हमने यही चीज देखी थी, 2k लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, इसका मतलब कि जो पूरी रिंग थी उसका एनालॉगी किसी के साथ नहीं है, उसका रिजल्ट नहीं मैच कर रहा है किसी के साथ, लेकिन सेमी सर्कुलर रिंग का और किसके साथ मैच कर रहा है? इनफाइनाइटली, दोनों तरफ से इन्फिनिटी पे जा रही है जो वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का और सेमी सर्कुलर रिंग का रिजल्ट मैच कर रहा है। ये रिजल्ट है। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं बेटा, तीसरा स्टेप पे आते हैं। रिंग देख ली, सेमी सर्कुलर रिंग देख ली, अब क्वार्टरली जो पार्ट होता है रिंग का उसका एनालाइज करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्वार्टर पार्ट ऑफ ए रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्वार्टर पार्ट ऑफ ए रिंग। ना, तो क्वार्टर पार्ट ये मैंने बना दिया वाई एक्सिस, ये बेटा मेरे पास है एक्स एक्सिस, और ये मेरे पास एक रिंग है, ये रिंग है मेरे पास यहां से लेके यहां तक, और इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यूनिफॉर्मली क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरह से मुझे इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ सिमेट्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कैसे किया जाएगा? अगेन कहानी तो वैसे ही चलेगी कि थीटा के बाद क्या लिया जाएगा? थीटा के बाद क्या लिया जाएगा बेटा? डी थीटा। थीटा के बाद डी थीटा, ये हो गया डी थीटा। और डी थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग जो आर्क होगी, ये जो स्मॉल एलिमेंट होगा, उसको हम क्या लिखते हैं बड़े प्यार से? डी एस। और इसमें बैठा हुआ चार्ज को क्या लिखते हैं? डी क्यू। ठीक, इतनी बात पता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना रहा है, छोटा सा चार्ज, ये हो गई छोटी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चला गया बेटा थीटा, एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आ गया डी ई कॉस ऑफ थीटा, और वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आ गया डी ई साइन ऑफ थीटा। ये बातें आ गई। क्लियर होगी बात? इस चीज में ये क्लियर है कि इसका इस पार्ट का दूसरा हिस्सा नहीं है ना, ये वाला हिस्सा सिमेट्रिकल पार्ट नहीं है। सो इसमें कॉस वाला कंपोनेंट भी आएगा फाइनाइट वैल्यू, और साइन वाला कंपोनेंट भी आएगा। पिछले केस में क्या था? सिर्फ कॉस वाला कंपोनेंट था, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस थी, वाई एक्सिस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैंसिल आउट हो रही थी, लेकिन यहां पर कैंसिल आउट नहीं होंगी। सो 1 बाय 1 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस कितनी है? ये लिखी जाएगी। तो सबसे पहले डी ई ही लिखते ना, डी ई कितना लिखते हैं हम डी ई लिखते हैं कि छोटा वाला चार्ज पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, आर इज द रेडियस, आर का स्क्वायर, ये होगी छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको और थोड़ा लिख दें ऐसे, डी क्यू को क्या लिखा जाएगा? ये मैं लास्ट टॉपिक में भी किया हमने, लैम्डा इज इक्वल टू छोटा चार्ज छोटी लेंथ, सो लैम्डा डी एस इक्वल्स टू डी क्यू, ऐसा लिखे क्या? अब डी एस को क्या लिखा जाए? डी एस को क्या लिखा जाए? आर डी थीटा, सो लैम्डा आर डी थीटा इक्वल्स टू डी क्यू। तो डी क्यू की ये वाली वैल्यू हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लैम्डा आर डी थीटा। यहां आर की पावर 1, यहां आर स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा एक, तो के लैम्डा अपॉन आर डी थीटा, ये आया बेटा। अब एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस इंटीग्रेशन की जाएगी डी ई कॉस ऑफ थीटा की। ठीक, चलिए इंटीग्रेशन डी ई का वैल्यू कितना? के लैम्डा अपॉन आर कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। यार इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से कहां तक? थीटा देखो यहां से शुरू हो रहा है,
तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 और यहाँ तक जा रहा है, यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू π/2। तो लिमिट्स इसकी पुट करेंगे 0 से π/2। चलिए देखो क्या आता है, k लैम्डा अपॉन r। कॉस का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, साइन हो जाएगा। अपर लिमिट कितनी π/2, लोअर लिमिट कितनी 0। ये Ex की वैल्यूज हैं, है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द x एक्सिस। सो k लैम्डा अपॉन r, अपर लिमिट पुट करेंगे साइन ऑफ π/2 माइनस साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन 91 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा k लैम्डा अपॉन r 1 माइनस 0। सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द x एक्सिस, k लैम्डा अपॉन r अलोंग x एक्सिस। याद रखिए इस रिजल्ट को। सिमिलरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द y एक्सिस जब कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा DE साइन थीटा। इस तरह से कॉस थीटा की जगह क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा। तो लिमिट्स वही रहेंगी 0 से लेके π/2। DE का वैल्यू कितना, k लैम्डा अपॉन r। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना, चलो पहले मैं लिख देता हूँ साइन थीटा d थीटा। k लैम्डा अपॉन r तो इंटीग्रेशन से आ गया बाहर, कांस्टेंट टर्म से इंटीग्रेशन से बाहर आ गई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कॉस थीटा यहाँ लिख रहा हूँ, और लिमिट्स बेटा ऐसे लिख रहा हूँ, लोअर लिमिट और अपर लिमिट ना। कोई भी दिक्कत हो आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना ही बताना है, क्योंकि बिल्कुल एक एक स्टेप को बोल के लिख ले, कुछ भी मैं डायरेक्टली नहीं लिख रहा, है ना। आपको क्लियरली समझ आनी चाहिए। मेरा तो पहला तो यही कोशिश रहेगी कि आपको हर एक स्टेप क्लियर होना चाहिए, कि आपको पूछने की जरूरत ही ना पड़े कि ये कैसे आ गया। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिए कि ये कैसे आया, टाइम के साथ, कि किस पर्टिकुलर टाइम की प्रॉब्लम आप पूछ रहे हैं। सो माइनस k लैम्डा अपॉन r, अपर लिमिट बेटा कितनी, कॉस ऑफ π/2, और लोअर लिमिट कितनी, कॉस ऑफ 0। कॉस 90 तो होता है 0 और कॉस 0 होता है 1, माइनस k लैम्डा अपॉन r, ये हो जाएगा 0 माइनस 1। ये माइनस और ये माइनस बना देंगे इसको पॉजिटिव, सो k लैम्डा अपॉन r। देखो मैग्नीट्यूड मैच कर रहे हैं, लेकिन ये कैसा, ये कौन सी डायरेक्शन में गया ना, ये गया नेगेटिव j, और ये किधर गया, ये गया प्लस i कैप, है ना। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया ना, नेगेटिव j डायरेक्शन में, और ये किधर गया, पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग। तो दो कंपोनेंट है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दोनों कंपोनेंट आपस में 90 डिग्री पे हैं, है ना, y एक्सिस और x एक्सिस आपस में 90 डिग्री पे हैं। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कल भी सीखा था हमने कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लिखा जाएगा, Ex² प्लस Ey²। when you substitute the values of these terms, so it comes out to be k lambda upon r square plus k lambda upon r square. So in short it comes out to be root 2 k lambda upon r. So this is the magnitude of total electric field at this point, at point P, which is the point of symmetry. इस तरह से वेक्टर फॉर्म में अगर आपको बताना हो कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई टोटल वो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखनी हो बेटा, तो आप लिखोगे इस तरह से, ये √2 की जगह फिर ऐसे लिख दोगे k लैम्डा अपॉन r आई कैप प्लस k लैम्डा अपॉन r, है ना। यहां पर देखें तो क्या लिखेंगे, माइनस j कैप। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये x कंपोनेंट हो गया, ये y कंपोनेंट हो गया। क्लियर है बात, ओके। ये क्वार्टर की भी कहानी खत्म हो गई। अब अगर एक आर्क है ना, ना ही वो सेमी सर्कल है, ना ही वो क्वार्टर पार्ट है, एक आर्क है, सिंपल आर्क है, तो उसके कारण फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट की जाए, तो वो देखते हैं। चलो इसको रब कर देते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड आर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड आर्क, कि एक रिंग का एक हिस्सा, आर्क क्या है, रिंग का एक हिस्सा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आर्क ऑफ ए रिंग, आर्क ऑफ ए चार्ज्ड रिंग, और चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म वर्ड भी लिख लेना, आर्क ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक, ये बेटा मैंने आर्क बना दिया कोई, ठीक। तो इस ये जो आर्क है ना, मान लो कि ये कोई आर्क है, ये जो आर्क है P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है कितना होगा, तो इस तरह से आप करेंगे ये पॉइंट पे, तो लेट से ये है θ1 और ये है θ2, और ये आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है हमें। सेम पैटर्न चलता है जैसा अभी तक चलाते आ रहे हैं, थीटा लेंगे फिर डी थीटा लेंगे, है ना। तो हालांकि इसके एंगल अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर θ2 बड़ा है और θ1 छोटा है तो ये वाला हिस्सा बड़ा होगा, ये वाला हिस्सा छोटा होगा। तो बड़े वाले हिस्से के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, छोटे वाले हिस्से के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो पूरी तरह से ये कैंसिल नहीं होंगे, वाई कंपोनेंट्स कैंसिल नहीं होंगे। सो यहां पर वाई कंपोनेंट भी होगा, एक्स कंपोनेंट भी होगा। फिर से बता रहा हूं, ये एंगल अगर सेम होते, इक्वल होते, तो यहां पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी थी, तो मैं लिख ही देता हूं ना, इफ θ1 इक्वल्स टू θ2 देन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड along x axis, along x axis, ठीक। दूसरी, if θ1 not equals to θ2 then total electric field has two components, E total has two component, electric field and y axis, electric field and x axis। तो हम ये वाला केस देख रहे हैं when θ1 not equals to θ2, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, है ना, θ1 not equals to θ2। तो कंपोनेंट्स तक की कहानी हम सीखते हैं। तो Ex कैसे निकाला जाता है, k लैम्डा अपॉन r cos ऑफ थीटा d थीटा। आप पन्ना पलटाइए, हमने आर्क के केस में भी सीखा अप्रोच लगा के, हमने सेमी सर्कुलर के केस में भी सीखा अप्रोच लगा के। सेम ही रिजल्ट आता है इंटीग्रेशन से पहले, इसका भी सेम आएगा, ठीक। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस चीज को इंटीग्रेट करना है हमें। कहां से कहां तक करना है, -θ1 से लेके +θ2 तक। यहां से लेके ये है 0, ये है -θ1 और ये है +θ2, ठीक। चलिए, तो x कंपोनेंट आप इसका k लैम्डा अपॉन r ऐसे लिखा जाएगा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, साइन थीटा होगा, लोअर लिमिट होगी θ1, अपर लिमिट होगी θ2। सो Ex क्या लिखा जाएगा, k लैम्डा अपॉन r साइन ऑफ θ2 माइनस साइन ऑफ नेगेटिव ऑफ θ1, ऐसे लिखा गया। सो Ex इज इक्वल टू k लैम्डा अपॉन r साइन ऑफ θ2, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, प्लस साइन ऑफ θ1, है ना। याद रखने के लिए आप फाइनल डिब्बे में जो डालना है रिजल्ट, उसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। ऐसा रिजल्ट हमने लास्ट ही लेक्चर में देखा था, किसके कारण था, याद करो, किसके कारण हो सकता है, कि जब हमारे पास एक फाइनाइट स्ट्रेट वायर होती है और उसके दो एंगल होते हैं। ये वाली सिचुएशन बेटा जो हमने देखी थी कि फाइनाइट
स्ट्रेट और किसी इस पॉइंट पे जो कि परपेंडिकुलर पॉइंट है और इसके साथ कुछ एंगल θ1 बन रहा है और इसके साथ कुछ एंगल θ2 बन रहा है। इसका रिजल्ट और ये रिजल्ट बिल्कुल मैच करेंगे। एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। सिमिलरली वाई एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अब आप खुद ही कर सकते हैं, k लैम्डा अपॉन आर साइन ऑफ थीटा डी थीटा, ये वाला कंपोनेंट अब निकालने लगा हूं मैं। लिमिट सेम रहेगी -θ1 से लेके θ2 तक। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस k लैम्डा अपॉन आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा -cos थीटा, लोअर लिमिट होगी और अपर लिमिट होगी ये। सो ई वाई इक्वल्स टू नेगेटिव k लैम्डा अपॉन आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट लिख देंगे cos θ2 और लोअर लिमिट लिख देंगे इस तरह से बेटा, इस तरह से ई वाई इक्वल्स टू नेगेटिव k लैम्डा अपॉन आर cos ऑफ θ2, cos ऑफ नेगेटिव ऑफ θ2, cos ऑफ नेगेटिव थीटा इक्वल्स टू cos थीटा और साइन ऑफ नेगेटिव थीटा इक्वल्स टू नेगेटिव साइन थीटा, नेगेटिव साइन थीटा। तो यहां क्या आएगा, ये आ जाएगा cos ऑफ थीटा 1 ऐसे। अब देखो ये वाला माइनस अगर मैं एडजस्ट करता हूं तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। सो ई वाई इक्वल्स टू k लैम्डा अपॉन आर cos ऑफ थीटा 1 माइनस cos ऑफ थीटा 2। ये आपके पास बेटा दोनों रिजल्ट आ गए ना, आर्क का भी आ गया। बिल्कुल सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है, इसको अच्छे से नोट करिए, एक दो बार इसको रफ कॉपी पे अटेम्प्ट करिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एंगल सेम होगा तो फिर उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो मान लो कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि ये आर्क है और 60 डिग्री पे, ये भी 60 डिग्री और ये भी बेटा क्या है 60 डिग्री और इसको लैम्डा है फॉर एग्जांपल। तो 60 डिग्री पे साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है। और एक बात और, जब आपने 60 डिग्री पुट कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि अब सिर्फ आपके पास कौन सा कंपोनेंट आएगा, x कंपोनेंट आएगा, y कंपोनेंट 0 हो जाएगा क्योंकि एंगल अब क्या है सेम है। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना इस केस में, दैट इज प्योरली अलोंग द x एक्सिस, और x एक्सिस वाला रिजल्ट हम लिख देंगे k लैम्डा अपॉन r साइन ऑफ 60 प्लस साइन ऑफ 60। k लैम्डा अपॉन r साइन 60 कितना होगा, √3/2 प्लस √3/2, ये ट्वाइस हो जाएगा बेटा। सो 2 टाइम्स ऑफ √3/2 k लैम्डा अपॉन r। एक तो ये रिजल्ट आ गया इसका, है ना। इसका कुछ रिजल्ट ऐसा भी हो सकता है चार्ज की टर्म में, अगर चार्ज की टर्म में पूछ लिया जाए, लैम्डा की टर्म में ये आंसर आ गया, चार्ज की टर्म में एक स्टेप और आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब चार्ज की टर्म में क्या लिखा जाता है लैम्डा को, लैम्डा तो लिखा जाता है बेटा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, ऐसा भी लिखते हैं ना। टोटल चार्ज हो गया फॉर एग्जांपल कितना गिवन था आपको, Q, ये गिवन था आपको। टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी, देखो 120 डिग्री है, क्या है ये 120 डिग्री है। तो 120 डिग्री कुछ आप ऐसा बना सकते हो, 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, मतलब पूरा कितना बनता है, पूरा होता है सर्कमफ्रेंस 2πr, उसका तीसरा हिस्सा, है ना। 120 डिग्री क्या होगा उसका तीसरा हिस्सा। तो टोटल लेंथ यहां पर क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय 2πr डिवाइडेड बाय 3, ये 3 चला जाएगा ऊपर, लैम्डा इज इक्वल टू 3q डिवाइडेड बाय 2πr।
लैम्डा की जगह आप यहाँ ये पुट कर दोगे, देयरफॉर द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 2√3/2। या ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये टर्म्स तो कैंसिल होगी, 2 टाइम्स ऑफ √3/2 लिखेंगे तो। अच्छा ये आ गया √3 K/R, और लैम्डा की जगह क्या लिखेंगे 3Q 2πr। अब इसको आखिरी एक्सप्रेशन सजा के लिख दो, 3√3 KQ डिवाइडेड बाय 2πr²। ये आपका फाइनल आंसर आ गया बेटा क्वेश्चन का। आई होप कि आपको सारे केसेस अच्छे से डिटेल में समझ आए होंगे। अपने अच्छे से नोट्स बनाइए प्रॉपरली। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, 12th क्लास की शुरुआत है, एग्जाम की तैयारी साथ साथ करिए, एंट्रेंस एग्जाम की। अगर आपको ये सब आता है, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होता जाता है। बस आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी होती है। बट वो जो आपके पास 10-20 न्यूमेरिकल दिए होंगे किताब में, वो तभी सॉल्व हो पाएंगे अगर आपको ये सब दिमाग में सेट है तो। बिल्कुल अच्छे से शांत स्वभाव में पढ़ते रहिए, सफलता प्राप्त जरूर होगी। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर।